नमस्कार दोस्तों, पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग कर रहे हैं आरओ का टेस्ट, जिसमें कि आज का टेस्ट ये टेस्ट संख्या पहला होगा। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आरओ के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो टेस्ट देकर और अपने परीक्षा को सफल होने में कामयाबी पाइए, सफल होइए। तो इस टेस्ट को दीजिए और एक कॉपी पेन लीजिए, ताकि आपके कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, जिसमें कि बहुत सारे एनसीईआरटी के और बहुत सारे घटना चक्र के इसमें कराए गए हैं टॉपिक, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पसाड़िक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जिसमें कौन सा स्थित नहीं है? तो नाहरान है, खैराडीह है, सोगौरा है, नौदा टोली नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तांबे और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग की विशेषता वाली प्राचीन सब संस्कृति को ताम्र पसाड़ी संस्कृति कहा गया। भारत में ताम्र पसाड़ युग की बस्तियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। उपयुक्त विकल्पों में से नौदा टोली जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताम्र पसाड़ी पूरा स्थल है। अशेष सभी विकल्प उत्तर प्रदेश में जुड़े हैं। ठीक है, तो ये जो है नौदा टोली, ये है आपका एमपी में और बाकी सब यूपी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था तथा भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि गेहूं साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित, यानी कि लहुरा देव उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें नहीं बताना है? कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थल है और उत्खनन करता है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा के राखल साथ बनर्जी नहीं है, बल्कि इसके हैं दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी और चंद्रहुजड़ों के मैके। ठीक है, और रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा, तो ये भी सही है। और लोथल के आर बिस्ट ये आर बिस्ट नहीं है, बल्कि ये एस आर राव थे। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 और 4 जो है ये गलत है। तो 1 और 4 ऑप्शन ऑप्शन डी में है, तो ये सही हो जाएगा। और राखलदास बनर्जी दो जो है, तो ये तो मोहनजोदड़ो के लिए थे। और ये आर बिस्ट जो यहाँ पे नाम लिखा है, और तो ये थे आपके धौलावीरा के लिए। तो सभी का एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पा उत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह करता है मांडा। जम्मू कश्मीर में मांडा का प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर 3 कालों का प्रतिनिधित्व करता है। मांडा के अतिरिक्त सुतका डोर और धौलावीरा राखी गढ़ी संधव स्थल है जो उपयुक्त तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो जाएगा मांडा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? दैमाबाद गोदावरी लिखा है, और आलमगीरपुर यमुना, और सुतगंटा डोर दास, और मांडा सिंधु। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सुतकंडोर, ये हो जाएगा दास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? सारतुलई, तो ये है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया है? तो बैल का था, और हिरन का था, गैंडा भी था, घोड़ा नहीं था, घोड़ा से परिचित नहीं थे, तो घोड़ा का नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें 4 कथन है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये सही है। और सेकेंड है, हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, तो ये भी सही है, मातृसत्तात्मक सही है। और हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, नहीं, तो ये गलत है, समानता विद्यमान नहीं थी। ऑप्शन सी जो है गलत है, तो ये हो जाएगा सही आपका।
तो हड़प्पा, और ये डी वाला है, हड़प्पा वासी पुनर्जन्म विश्वास रखते थे तो रखते थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक मिनट। ओके, थोड़ा टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्रचलित मत है? बाढ़ और भूकंप और नदी मार्ग में परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, तो सभी है, सभी को माना जाता है, तो उपयोग सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त ऋषि सिंधु के क्षेत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? इसमें कौन सी नदी शामिल नहीं? तो गोमल नहीं है, बाकी विस्तृता है, अस्कनी है, सरस्वती है, ये गोमल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण, तो यह हो जाएगा यजुर्वेद का। तो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशिकी थे, और साम सामवेद में आपके जैमिनी और ताड्य, और अथर्ववेद में हो जाएगा गोपद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया था? तो कृषि का देवता को कृषि का देवता इंद्र को कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह बताना है, इसमें कौन सुमेलित है? तो ये हो जाएगा नेमिनाथ अश्व दिया है, अजीनाथ कलश, और पार्श्वनाथ सर्प, और मलिनाथ सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्श्वनाथ सर्प हो जाएगा। और बाकी नेमिनाथ तो ये शंख से था, और अजीतनाथ, तो अजीतनाथ हो जाएगा हाथी से, और पार्श्वनाथ तो सर्प से है ही, और बाकी यहाँ पे मल्लीनाथ जो है, तो मल्लीनाथ आपके हो जाएंगे कलश से, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें एक और दो कथन है, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और दूसरा है बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, इसमें कोई सही नहीं है। तो बौद्ध दर्शन के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करने के बावजूद पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे, तो इस प्रकार यह दोनों को उल्टा कर दिया है, इसीलिए गलत हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोई एक ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर है चेदी, जो कि सोथिवती है, ये सही है, और अस्मक ये पोटिल सही है, और कंबोज ये हाटक है, अंग है राजगिरी लिखा है, तो अंग राजगिरी नहीं है, तो यही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, तो इसे हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर इसका 15 का हो जाएगा डी। तो अंग राज्य की राजधानी चंपा थी, जबकि राजगिरी मगध की राजधानी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो यह किया था उदयन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन, तो इसमें आपका हो जाएगा नालंदा। मौर्य काल में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस काल में धर्म, व्याकरण, अर्थ तथा व्रत, राजनीति शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। मौर्य काल में वाराणसी, तक्षशिला तथा उज्जैन प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाना घाट अभिलेख से, जो कि आंध्र आंध्र सातवाहन वंशी सातकर्णी विषय प्रथम की रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रथम बंदरगाह था? तो यह था आपका भड़ौज बंदरगाह। नेक्स्ट है, भारत में हुड़ सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? हुड़ सत्ता की स्थापना, तो यह हुआ था आपका तोरमाड़। तोरमाड़ जो है, ये हुड़ मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। इनका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, और जिसका नेतृत्व खुसनवाज ने किया था, जबकि हुड़ों का दोबारा आक्रमण तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ, और उसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है, तो यह कहा गया था धर्म विजय। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनके राज्य वापस कर दिए थे, इसलिए इस विजय को धर्म विजय कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा, तो यह था घनानंद। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है, तो प्रथम ग्रंथ ये है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं, तो यह है हुविस्क। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति रचना किसने की थी, तो यह किया था वत्स भट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रियदर्शिका हर्ष है, हर्ष रचित हर्षचरित ये बाणभट्ट है, सूर्य शतक ये मयूर है, तो मयूर शतक ये जयसेन, तो यहाँ पे जयसेन गलत है, यहाँ पे हो जाएगा आपका मयूर शतक के सूर्य शतक हो जाएंगे यहाँ पे इसके, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था, तो ये है लोमर्सी गुफा, जो कि यहाँ पर पहाड़ी में नहीं करवाया, बाकी सुदामा गुफा, कड़ चौपाल गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा ये है। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष सुदामा, विश्व झोपड़ी तथा कड़ चौपाल गुफा का निर्माण बराबर की पहाड़ी में करवाया था, जबकि अशोक पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में लोमर्सी गुफा का निर्माण करवाया था। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था, तो यह था बलि। तो बलि के बारे में जानिए कि बलि एक प्रकार का धार्मिक कर है, ठीक है। और ये रज्जु, तो रज्जु ये भूमि माप के लिए, भूमि माप के समय लिए जाने वाला कर था। और विविध जो है तो ये चारागाह कर है। और हरिण है, तो नहीं हिरण है, इसको हिरण बोलेंगे, ठीक है, हरिण नहीं हिरण। हिरण ये एक नगद कर था जो अनाज के रूप में न लेकर लोग नगद लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में दैश शासन प्रणाली प्रचलन किया था, तो यह किया था कुषाणों ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे, तो ये ढाले जाते थे चांदी के। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, तो यह करवाया था आपका महेंद्र द्वितीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है, पल्लव काल से, तो ये हो जाएगा कैलाशनाथ मंदिर है, धर्मराज रथ मंदिर है, सोर मंदिर है, लिंगराज मंदिर नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देखिए, सूर्य मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है और इसका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा किया गया है। यह राज सिंह शैली का प्रथम उदाहरण है। कैलाशनाथ मंदिर कांची में स्थित है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह पल्लव के सबसे अलंकृत मंदिरों में से एक है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा किया गया था। लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रारंभ में लिंगराज मंदिर का निर्माण नाम कृतिवास मंदिर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब आता है 33, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड उपाधि धारण की थी, तो यह धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, पल्लव वंश का, ठीक है। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक ये था अपराजित, नाम था अपराजित लेकिन अंतिम था। तो कांची के पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा था, और जबकि उनका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। अंतिम महत्वपूर्ण पल्लव शासक अपराजित वर्मन था। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदू जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है, तो ये गुफा हो जाएगा एलोरा का गुफा। एलोरा में बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ है। एलोरा गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध
13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक गुफाएं जैन संबंधित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36। हाँ ठीक है। तो उत्तर रामचरित चरितम के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरितम के तो ये हो जाएंगे भवभूति। भवभूति कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे ये। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? तो यह मारा गया था खोखरों द्वारा, जो कि मोहम्मद गौरी के सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई। चंद्रवरदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तिथि को देते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है। आधुनिक इतिहासकार खोखरों को इसका श्रेय देते हैं। गौरी के शव को गजनी में दफनाया गया। अब मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया और उसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के सियाओं पर हुआ था। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 38। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, तो कहाँ दफनाया गया था? तो ये था आपका लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 39 है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो यह हुआ था इलवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? तो यह किया था खुसरो शाह। तो देखिए खुसरो मलिक नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बना। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण किया। मुबारक खिलजी ने उसे खुसरो खां की उपाधि दी तथा अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, मसाहत निम्न से संबंधित है, तो ये हो जाएगा सिक्का। ऑप्शन नंबर बी जो है, नहीं सिक्का नहीं, सॉरी सिक्का नहीं, ये भूमि से संबंधित है। जैसे कि मसाहत है कि पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था और इसमें प्रति इकाई विश्वा को आधार बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था, तो ये हो जाएगा भूमि संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 43 है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? तो यह लिखी थी खिज्र खां। तो आशिका देवल देवी एवं खिज्र खां के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक है। उन्होंने 1315 ईस्वी में इस पुस्तक का लेखक खिज्र खां के आदेश पर किया था। इसी में अमीर खुसरो कहते हैं कि यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूं तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए। इस पुस्तक में अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा स्वयं के बंदी बना दिए जाने की सूचना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य, तो ये हो जाएंगे दंती दुर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, तो यह करती थी नगरम। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, चंदेल साम्राज्य का जेजा की भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो यह हुआ था जय शक्ति। तो चंदेल राज्य बुंदेलखंड में स्थित था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाक भुक्ति है। महोबा लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जय शक्ति अर्थात जेजा ने अपने शासित क्षेत्र को वैसे ही अपना नाम जेजा की भुक्ति दिया जैसे राजा पृथु ने पृथ्वी नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आसियानी कहा गया? तो यह कहा गया था अकबर को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो बहादुरगढ़ का युद्ध 14 फरवरी 1658 को हुआ था, सही है। सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658 तो ये गलत है। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था, ये 15 अप्रैल है। थोड़ा सही सिर्फ गलती किया है, यहाँ पे हो जाएगा 29 मई, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और बाकी खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 हुआ था और देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो यह हुआ था 11 जून 1665 को। क्वेश्चन नंबर 50 है, बाबर का वाजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो यह बनाना चाहता था मेहदी ख्वाजा को। तो बाबर का वजीर निजामुद्दीन एक योग्य प्रशासक एवं वीर योद्धा था। वह लगभग सभी युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। निजामुद्दीन ही चाहता था कि बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान मेहदी ख्वाजा को उत्तराधिकारी बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हुमायूं का मकबरा।
तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा कराया गया था। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यह मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो यह था रुद्र संप्रदाय। तो वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। इनके पत्नी का नाम लक्ष्मी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो यह थे सुहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से था? तो यह हो जाएगा वेंकट द्वितीय से था। वेंकट द्वितीय अरविदु वंश का महान शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? तो यह किया था हरिहर द्वितीय ने। तो हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठा। इसने राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजाधिराज, राजव्यास जैसी उपाधियां धारण की थी। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, जयमल और पत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? तो यह था मेवाड़ से। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था बारबक शाह। तो बंगाल के इलियासाही शासकों में रुकनुद्दीन बारबक शाह एक सज्जन एवं कानून मानने वाला शासक था। वह बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। ऐसी ने दाखिल दरवाजा का निर्माण करवाया था। पर्सी ब्राउन ने दाखिल दरवाजा को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्ट रचना कहा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह किया गया था हुसैन शाह को। क्वेश्चन नंबर 60 है, कश्मीरी शासक जैनुल अब्दीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए इसमें है। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है, सही है। इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया था, तो ये भी सही है। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, तो ये गलत है, ये नहीं लिखता था। और इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में है? 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? तो यह किया था गयास शाह ने। तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गयास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी। लेकिन गयास शाह अपने पिता की तरह साम्राज्य विस्तारवादी सोच का न होकर धर्मपरायण था। इसके चरित्र में बहुत अंतर विरोध था। इसके महल में 10,000 से ज्यादा दासियां थीं। ऐसी ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना गठित की थी। इसने जैनों को भी शासन में जगह दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो बहादुर शाह प्रथम, साहेब बेखबर, जहादार शाह ये लंपट मूर्ख था, और मोहम्मद शाह ये रंगीला था, और शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। तो ये है घृणित कायर को यहाँ पे गलत कहा गया है, इनको ऐसे उपाधि नहीं दिया गया था। ये मुअज्जम थे, जो कि 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन में बैठा। इसको साहेब बेखबर भी कहते थे, पहले इसको बहादुर शाह प्रथम को, ठीक है, साहेब बेखबर। और इसको साहेब बेखबर कहते थे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते थे। इसको जहां शाह ने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था। इसके ऊपर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। इसके समय मराठों को दक्कन में चौथ और
सर देशमुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर मिला कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेगा। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहते थे। यहाँ पर फर्रुखसियर कहते थे घृणित कायर, ठीक है। तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहते थे। इसे मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल खां और हुसैन अली खां बरा सहयोग से मिला। 1719 में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल सिंहासन पर बैठा। इसका अधिक समय हरम और खेड़ों के मध्य बीतता था। इस कारण इसे रंगीला कहा जाने लगा। मोहम्मद शाह के समय 1739 में फारस के नादिर शाह आक्रमण हुआ तथा 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई? तो यह था अजमेर में, बाकी जयपुर, उज्जैन और दिल्ली में बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? तो अपने नाम का सिक्का चलवाया सही है। और जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, नहीं, ये गलत है। और नौसेना बोर्ड का गठन किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? नानक शाही, तो ये चलवाया था रणजीत सिंह ने। तो 1792 में काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को उनकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए राजा की उपाधि दी और लाहौर की सेवा सूबेदारी भी प्रदान की। रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक थे। इनकी अस्थायी सेना फौज ए आइन के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोची की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था नेनो डी कुन्ना। तो 1529 में नीनो डी कुन्ना पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। इसमें 1530 में कोची की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। मद्रास के सैंथोमा, बंगाल के हुगली और काठियावाड़ के दीव में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने स्थापित कहाँ किए थे? तो यह किया था मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हाकिज को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की? तो यह किया था जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो यह हुआ था आपका एक्सालाब सैपले। तो कब हुआ था? 1748 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, दैव शासन का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है लियो कार्टिस को। क्वेश्चन नंबर 71 है, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में बताना इसमें। तो ये हुआ था 1774 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 72 है, किस चार्टर्ड एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? विधि आयोग का गठन, तो यह किया गया था 1833 चार्टर्ड एक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? तो यह कहा था लॉर्ड मिंटो ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? तो यह शामिल जेबी कृपलानी नहीं थे, बाकी के.एम. मुंशी थे, सैयद सादुल्ला थे और गोपाल स्वामी अयंगर थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो सती प्रथा का समाप्ति था, ठगी प्रथा से नारबली का था, बेबकस सिद्धांत का ये नहीं था। ये तो किया था वो डलहौजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड इरविन का। कब हुआ था? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा कथन है, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। और तीसरा कथन है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के
अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश कारखाने में कच्चे माल की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। तो 1 और 2 सही हो गया। और जो कि तीसरा में कहा गया कि कार्ल मार्क्स नहीं, ये बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था जमींदारों को। 80 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये थॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड थे। और इस पर दुनिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, 3 कटिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था? तो यह होता था 3/20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? डलहौजी का व्यापकत, अब बेलेजली की सहायक संधि, अब ब्लैक होल ट्रेजरी। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2। ब्लैक टू होल ट्रेजरी नहीं था। तो 1857 क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है। डलहौजी की व्यापकत नीति तथा बेलेजली की सहायक संधि की नीति ने इसमें महत्वपूर्ण कारक भूमिका निभाई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी का इससे कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 84 है, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो यह दिया था आउटरम एवं टेलर ने। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। दूसरा है, हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। और तीसरा है, आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। तो यह तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? कुका आंदोलन, तो यह हुआ था पंजाब में। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मुंडा विद्रोह के, तो बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। यह विद्रोह वर्तमान झारखंड के रांची और आसपास के क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह का प्रमुख कारण मुंडा लोगों की परंपरागत खेती की व्यवस्था खूंट कंट्री में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उदंड मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। दूसरा है, इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। और तीसरा है, इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। तो इसमें 1 और 2 सही है, जुगल किशोर ने किया था और ये पहला था। लेकिन तीसरा वाला गलत है, नागपुर से होता था, ये गलत है। तो यह कहाँ से होता था? तो ये होता था आपका कोलकाता से। अगर यहाँ पे कोलकाता रहता था, तीनों से होता था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 आता है, द वर्नाक्युलर के प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था लॉर्ड लिटन में। कब था लॉर्ड लिटन? तो यह था आपका 1878 में। रिपन तो 82 में था, 80 से लेकर 81 से लेकर 84 तक था। चलिए अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम, तो यह था लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लॉर्ड वेलेजली वर्ष 1800 में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? तो महिला शिक्षा है, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति है, इलाहाबाद पटना बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस नदी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। तो ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप में लागू हुआ तथा आंदोलनकारियों द्वारा यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 94 है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था विलियम डिग्बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा का निर्माण किया था?
तो यह किया था आपका सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कोई ये गलत है। कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष बताना है। कांग्रेस अधिवेशन यह 1925 है, सरोजिनी नायडू। बेलगांव 1924, तो ये तो हमेशा याद रखिए महात्मा गांधी का था। तो 19 एक ही अधिवेशन किया ही था बेलगांव का 1924। बेलगांव आप लोग बताइए कि बेलगांव कहाँ पर है? और कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल और 1938 हरिपुरा, ये सुभाष चंद्र बोस। सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता नरमपंथी नहीं था? गरमपंथी नहीं था, गरमपंथी, बाकी सब नरमपंथी के थे। तो आपके ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, गरमपंथी के नहीं थे। और बाकी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, औधम सिंह, ये सब लोग गरमपंथी के थे। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1908 के अलीपुर संयंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे, तो यह थे नरेंद्र गोसाई। 100 नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफाकुल्ला रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर संयंत्र, काकोरी, चटगांव और लाहौर। तो ये काकोरी था, 1925 में 9 अगस्त को हुआ था। 101 नंबर क्वेश्चन है, पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैड एवं लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? तो यह किया था चापेकर बंधु ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? विनायक देशपांडे, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त और कन्हई लाल दत्त। तो ये हो जाएंगे खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह किया था अरविंद घोष। नेक्स्ट है, केशव बलिराम हेडगोवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही आपका है RSS, ठीक है। तो यह थे 27 सितंबर 1925। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगोवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो यह था शिव शर्मा। बाकी भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद थे। शिव शर्मा वर्मा नहीं थे। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली संयंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी संयंत्र केस असफ उल्ला और लाहौर संयंत्र केस जतीन दास, नासी संयंत्र केस रास बिहारी बोस। ये गलत है। ये रास बिहारी बोस समझ दिल्ली संयंत्र केस से था और न कहा कि काशी संयंत्र से। बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर संयंत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के प्रारंभ किया था? तो यह किया था आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी द्वारा ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इस सोसाइटी द्वारा एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। इसमें बताना है मेरठ संयंत्र केस और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन और कानपुर संयंत्र केस। तो इसमें बताना है कौन सा इसमें सही उत्तर बताना है, कौन सा पहले हुआ। तो मेरठ संयंत्र केस आपका हुआ था 1929 में और हिंदुस्तान ये हुआ था आपका 1928 में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन तो ये तो 1934 में हुआ था और कानपुर संयंत्र केस तो यह हुआ था आपका 24 में। तो इसमें अगर लाइन टू लाइन बताना है तो आपका हो जाएगा 4, 2 और 1, 3। 4, 2, 1, 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। अगला है 110 नंबर, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? तो यह किया था 1906 में। नेक्स्ट है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1921-22 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया और दूसरा है एका आंदोलन के प्रमुख नेता
मदारी पासी और सहरेब थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। दूसरा कथन है, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद से नियुक्त नीचे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम बताना है। तो इससे पहले तो देख लेते 5 है। अलीपुर बम संयंत्र, चटगांव शस्त्रास्त्र छापा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, डलहौजी स्क्वायर बम कांड और दिल्ली लाहौर संयंत्र। तो अलीपुर आपका हुआ था ये 1908 में। चलिए मैं बोल देता हूँ, लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और चटगांव आपका हुआ था 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। 18 अप्रैल 1930 में लगभग हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था। और डलहौजी स्क्वायर बम कांड तो ये आपका हुआ था 1930 में। तो ये हुआ था 25 अगस्त को। वो 18 अप्रैल को हुआ था ये, और ये हुआ था 25 थी। और दिल्ली लाहौर संयंत्र तो ये हुआ था 1912 में आपका। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1 1 5 3 2 4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेड़ा सत्याग्रह, रॉबर्ट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल और चंपारण। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था ये बताना है। तो पहले तो याद रखिए कि चंपारण इसमें पहले हुआ था। तो 4 नंबर जहां जहां है देखिए, अब ये काट दीजिए और ये काट दीजिए, अब 4 ये बचा। और चंपारण के बाद क्या हुआ था? तो चंपारण के बाद हुआ था अहमदाबाद मिल। तो अहमदाबाद मिल किसमें है? तो ये हो जाएगा 3। तो देखिए अब ये भी कट गया, तो इस प्रकार हो जाएगा 4 3 1 2। तो जानिए कि 1917 में चंपारण हुआ था, अहमदाबाद में 1918 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने श्रमिकों को मिल मालिकों के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया और आमरण अनशन पे किया था। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जो कि ये गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था, इसमें किसानों के संघर्ष के कारण भारी भू राजस्व की मांग किया गया था। तो याद रखिए, पहला हुआ था चंपारण और दूसरा अहमदाबाद। देखिए पहले अ आता है ना, तो अहमदाबाद और फिर खेड़ा यानी ख आता है बाद में, तो ये होता है 1918 में दोनों हुआ था। तो याद रखिए अहमदाबाद अ से आता है, तो पहले अहमदाबाद 1918 में, और खेड़ा तो ये हुआ था लगभग अक्टूबर नवंबर में। तो खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा बाद में। अब याद हो जाएगा, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया और रॉलेट एक्ट हो गया। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 115। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19 एक मिनट। ओके सॉरी। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। दूसरा है, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की स्वीकार किया गया था। तीसरा, असहयोग आंदोलन का आरंभ। और चौथा है लंदन में गोलमेज सम्मेलन। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कांग्रेस के लक्ष्य तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का स्वीकृति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया? तो ऑप्शन 3 स्टेटमेंट है। पहला है भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेदभाव। दूसरा है भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा चूक। और तीसरा है सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। तो पहला कथन सही है, बाकी 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो यह है फ्रैंक मोरिस। नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए। पहला है खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिल्ला। और दूसरा है इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच को दूरी बढ़ा दिया था। तो ऐसा तो नहीं है, दोनों ही गलत है।
तो इसका ये देखिए, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली को हो। इस आंदोलन को कांग्रेस सहित महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था और जिससे हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, न कि बीच में दूरी हुई थी। इस प्रकार दोनों गलत है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। तो कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन जो बी है। इसमें असत्य बताना है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष। तो कौन सुमेलित नहीं है बताना है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले सही है और 1906 में दादा भाई नौरोजी सही है। 1907 में राज बिहारी बोस जो है, तो ये 1907 में राज बिहारी बोस नहीं हुए थे, तो ये सूरत में हुआ था जिसका राज बिहारी घोष ने किया था। और 1910 में है विलियम वेडेवर। अगला क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे। उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना और दूसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। एक मिनट। तो यह किया गया था नवाब सलीमुल्लाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना वर्ष सन 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। और दूसरा है गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो ये इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो ये दूसरा वाला कथन असत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आया था। तो ये राज बिहारी बोस नहीं, हेमचंद्र कानूनगो थे। ठीक है, यहाँ पे 124 नंबर छूट गया क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। सोहन सिंह भाकना द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पर इसका जो हेमचंद्र कानूनगो है, ये हेमचंद्र कानूनगो पेरिस में एक रूसी व्यक्ति से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सन 1908 में भारत आए और कोलकाता के मणिकलतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोले थे। क्वेश्चन 126 से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। दांडी मार्च, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड अवार्ड और पूना पैक्ट। तो ये है आपका, पहला हो जाएगा दांडी मार्च, और फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड मिला था, और फिर पूना पैक्ट हुआ था, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो कि दांडी मार्च 5 मार्च को 1930 को हुआ था, मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 को, पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की गई थी। तो यह था महात्मा गांधी। 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी और इसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। क्वेश्चन नंबर 128 है, 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब, बंगाल। तो ये थे आपके, कहाँ नहीं बनी थी, तो पंजाब और बंगाल में नहीं बनी थी। क्वेश्चन नंबर 129 है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो किसको चुना गया था, तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा दृढ़ राष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया। तो यह किया गया था 1940 में। अगला क्वेश्चन है, लिनथिगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, और दूसरा है वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो यह हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन गलत है। क्यों गलत है, तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात अनिश्चित भविष्य में की गई थी।
वायसराय की कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा, यह प्रधान था। दोनों कथन गलत है। अनिश्चित भविष्य के मुद्दे को लेकर ही भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 132 को देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के विषय में अन्य कथन महात्मा गांधी उत्तर दिनांकी चेक है और पट्टाभी सीतारामैया कहे थे कि अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित संक्रमण मात्र है। चक्रवर्ती गोपालाचारी ने मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। बाद में विरोध होने पर कांग्रेस कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान उसके मुख्य प्रवक्ता था, जो कि जवाहरलाल नेहरू उनके सहयोगी के भूमिका में थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू। तो 1942 में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। 135 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा बलिया का चित्तू पांडे सही था, सतारा वी वाई चौहान सही था, तामलुक मांतेगिनी हजारा तो ये गलत है। तो देखिए बंगाल में मिदनापुर में तामलुक नामक स्थान पर सतीश सावंत के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। देखिए समानांतर सरकार क्या होता था कि मतलब ये 1947 में भारत आजाद हुआ था, उसके पहले यहाँ पर इन लोगों ने सरकार को बोल दिया था, अपना सरकार खुद का सरकार बना लिया। जैसे कि बलिया में वहां पर तो चित्तू पांडे ने वहां पर लिखवा दिया था कि डॉग्स एंड ब्रिटिश, यानी कि इंग्लिश नॉट अलाउड, और बोलते थे कि आइए दम है तो मार कर दिखाओ, हटा के दिखाओ। तो इसीलिए वहां पर बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। सुना ही होगा आप बागी बलिया नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। CR फार्मूला, लियाकत अली देसाई पैक्ट, अवेबल योजना। तो देखिए 10 जुलाई 1944 को ये आया था CR फार्मूला, और लियाकत अली देसाई पैक्ट ये आया था अप्रैल में 1945 में, ठीक है। और वेबल योजना तो ये भी 1945 में आया था, लेकिन ये 14 जून को आया था। तो इस प्रकार हो जाएगा, तो आपका 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? 4 ऑप्शन है, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, सिखों के प्रतिनिधि, हिंदू महासभा, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि। तो ये है हिंदू महासभा। तो 1945 के शिमला सम्मेलन में हिंदू महासभा को वायसराय द्वारा भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए हिंदू महासभा इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सकी थी। क्वेश्चन नंबर 138 है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, दूसरा है भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, और तीसरा है संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 और 3। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3, यानी तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत के आजादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो जाएंगे आपके आचार्य JB कृपलानी। तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज सस्टम मतलब कि 6वां थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आजाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया था? तो गांधी रेजिमेंट, नेहरू और पटेल और आजाद। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पटेल रेजिमेंट। तो आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 रेजिमेंट का गठन किया गया था, गांधी रेजिमेंट, नेहरू और आजाद रेजिमेंट। इसके अलावा महिलाओं का भी रेजिमेंट था, जिसे रानी झांसी का रेजिमेंट भी कहा जाता है।
तो याद रखिए रानी झांसी का रेजिमेंट पूछा जाता है, महिलाओं के लिए कौन सा बना गया था, तो झांसी, रानी झांसी। तो चलिए ये आरओ का टेस्ट था, तो हम लोगों ने आरओ का टेस्ट दिया, और बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि गलती से बताएं, क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी दिखा सकते हैं और चीटिंग करके बता देंगे कि हाँ इतना सही हुआ, लेकिन एग्जाम में नहीं। तो बताइए कितना हुआ, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही करना है, कमेंट कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टेस्ट नंबर 2 के साथ में। और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को फीडबैक आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।